ई लर्निंग क्लास में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। आज की कक्षा में हम क्लॉजेस को आगे और पढ़ेंगे। एक वीडियो मैंने इस पर पहले बनाया है जिसमें हमने जाना कि क्लॉजेस क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और उनको कैसे परिभाषित करेंगे। तो आज हम क्लॉजेस को पहचानना सीखेंगे कि वाक्यों में जब हमें क्लॉजेस दिए हों तो हम उनको कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ आप आज की हेडिंग नोट कर लीजिए, क्लॉजेस को पहचानना। तो हमने जो है वो पिछले वीडियो में 3 प्रकार के क्लॉजेस के बारे में पढ़ा था। तो ये क्लॉजेस के प्रकार जो है आप इनको अच्छी तरह नोट कर लीजिए, ये आपने पहले कर लिए होंगे। जैसे सिंपल क्लॉज होते हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी होते हैं जिनको हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, और एक होते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। तो सिंपल क्लॉज जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वही होते हैं जिनमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है, यानी एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। तो इसमें अपने पहले मैंने आपको इनका फॉर्मूला भी लिख के दिया है। और इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होते हैं वो होते हैं जो किसी दूसरे वाक्य पर निर्भर नहीं होते हैं, जो जिनका अर्थ जो अपने आप में प्रभावी होता है, और प्रिंसिपल क्लॉज इनका दूसरा नाम है। और इसी प्रकार से सबऑर्डिनेट क्लॉज वो होते हैं जो अपने अर्थ के लिए एक दूसरे क्लॉज पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट मीन्स हो गया आश्रित वाक्य। तो जो अपने अर्थ के लिए दूसरे वाक्यों पर निर्भर करते हैं वो होते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो आज जो हम इनको वाक्यों में पहचानना सीखते हैं, तो मैं कुछ एग्जाम्पल लेकर के और आपको जो है वो बताता हूँ कि किस प्रकार से सबऑर्डिनेट क्लॉजेस को, इंडिपेंडेंट क्लॉज को और सिंपल क्लॉज को पहचानेंगे। तो सबसे पहले तो आप जानिए कि जो सिंपल सेंटेंस होता है वही एक सिंपल क्लॉज होता है। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, आप जानते हैं, और यानी ये सब्जेक्ट यानी एक उसमें कर्ता होता है और बाकी प्रेडिकेट होता है, यानी उसकी एक वर्ब होती है, प्रेडिकेट में एक वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है। तो जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, यानी ये पूरा जो ये मैंने आपको पहले बताया था कि सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी पूरा हिस्सा जो है प्रेडिकेट कहलाता है। तो प्रेडिकेट में एक वर्ब जरूर होती है, तो यानी एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, वो एक सिंपल सेंटेंस भी होता है और सिंपल क्लॉज भी होता है। ये पहचान होती है सिंपल क्लॉज की। ठीक है, अब दूसरे प्रकार की क्लॉज को देखते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, दूसरे प्रकार के जो वाक्य होते हैं उसमें हम कंपाउंड सेंटेंस को लेते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, जो मिश्रित वाक्य होते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस में क्या होते हैं कि 2 क्लॉज या 2 से ज़्यादा क्लॉज हो सकते हैं, लेकिन वो दोनों या तीनों जो भी होंगे वो प्रिंसिपल क्लॉज होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं उसके अंदर जो क्लॉज होते हैं वो प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं, और उनको जोड़ने के लिए जो यहाँ पर कनेक्टिंग वर्ड आप देख रहे हैं बट, तो इस प्रकार के कुछ जो प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ने वाले कनेक्टिंग वर्ड्स जो हैं वो कंजंक्शन जो है मैंने पिछली वीडियो में आपको बताए थे, लगभग जो 10-12 के करीब थे, जैसे एंड, बट, येट, और वगैरह ये सब थे, फॉर वगैरह। तो आप उनको याद रखिए। तो उनके दोनों तरफ जो होते हैं, जैसे आप देखेंगे कि आप ये देख रहे हैं कि एक ये क्लॉज है जो बट से पहले है, तो ये वाला क्लॉज हो गया, तो ये क्लॉज 1 हो गया, तो ये भी जो है प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है, इसको पीसी से लिखते हैं। और यहाँ पर जो बट की दूसरी तरफ है वो भी क्या हो गया, एक प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो प्रिंसिपल क्लॉजेज को जोड़ने वाले जो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं उनके दोनों तरफ जो क्लॉज होते हैं वो दोनों प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज या फिर प्रिंसिपल क्लॉज को हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। तो ये उनकी पहचान है। तो मैं समझता हूँ कि आप प्रिंसिपल क्लॉज यानी जो कंपाउंड सेंटेंस में होते हैं उनको आप पहचान सकते हैं। उनको आप इन शब्दों को मुख्य रूप से याद रखिए, जो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं उनके दोनों ओर होते हैं वो प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं। अब हम जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझते हैं। तो यहाँ जो तीसरे प्रकार की क्लोज जो सेंटेंस है उसमें अपने देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिनको हम हिंदी में जटिल वाक्य कहते हैं, तो उसमें क्या होते हैं कि 2 या 2 से क्लोज ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उसमें जो है वो एक मेन क्लोज होता है, यानी प्रिंसिपल क्लोज होता है, और बाकी जो उसमें सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं जो कनेक्टिंग वर्ड से जुड़े हुए होते हैं
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो एक वाक्य मैंने यहाँ पर लिखा है, आई शैल वेट हियर अंटिल यू रिटर्न। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अंटिल शब्द ये जो आया आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये जो अंटिल है इसको हम पहले जो इस प्रकार के कुछ शब्दों की एक पूरी टेबल मैंने जो सबऑर्डिनेट क्लोजेज को जोड़ने के लिए जो शब्द होते हैं उनके लगभग 50-40 शब्दों की जो टेबल मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी, तो वो आपको याद नहीं थी। इस प्रकार से ये एक सबऑर्डिनेट क्लोजेज को जोड़ने वाला कनेक्टिंग वर्ड है। तो आप देख सकते हैं कि इससे पहले जो आपको मिलेगा, यानी इसके बाईं ओर ये जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा, ये आपका जो हो गया, ये हो गया मैन क्लोज या हो गया प्रिंसिपल क्लोज। ठीक है, तो इसको प्रिंसिपल क्लोज हम कहेंगे। और प्रिंसिपल क्लोज का ही दूसरा नाम क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लोज भी उसको कह सकते हैं या मैन क्लोज भी कह सकते हैं। और जो इस कनेक्टिंग वर्ड के, यानी जो आपका सबऑर्डिनेट कनेक्टिंग वर्ड है, उसके दूसरी तरफ का ये जो वाक्य होता है इसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है वो मतलब ये कि आपको वो वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे। तो इसके जो ये आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में, इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो मैन क्लोज हो गया या प्रिंसिपल क्लोज हो गया, और इसके जो दूसरी तरफ होगा ये होगा सबऑर्डिनेट क्लोज। तो ये हो गया इसका राइट हैंड साइड। तो यानी ये कनेक्टिंग वर्ड इसमें बहुत मायने रखता है। इसके बाद जो आता है ना वो हमेशा वो होता है सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। ठीक है, या डिपेंडेंट क्लोज भी इसको अपने कह सकते हैं। तो ये कुछ नाम जो है वो इनके याद रखिए। जैसे प्रिंसिपल क्लोज के नाम होते हैं, मैन क्लोज भी होता है, इसको इंडिपेंडेंट क्लोज भी कहते हैं, और सबऑर्डिनेट क्लोज को जो है वो डिपेंडेंट क्लोज भी कहते हैं और सबऑर्डिनेट क्लोज भी कहते हैं। ठीक है, या आश्रित वाक्य हिंदी में बोलते हैं इनको। तो इस प्रकार से हम वाक्यों को जो है वो वाक्यों में जो है वो क्लोजेस को पहचान सकते हैं। मैं कुछ वाक्य आपके लिए यहाँ पर लिखता हूँ और आप जो है मुझे इनमें जो है वो प्रिंसिपल क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज को जो है वो पहचान करके और उनके नाम लिख के मुझे बताएंगे कि ये वाक्य जो है वो इसमें सबऑर्डिनेट क्लोज है और ये जो है इसमें मैन क्लोज है या प्रिंसिपल क्लोज है। ठीक है बच्चों, तो ये प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ वाक्य यहाँ पर दे रहा हूँ। तो यहाँ कुछ 5 वाक्य मैंने आपके लिए रखे हैं, तो आप इन वाक्यों को पढ़ें और इनमें जो है वो प्रिंसिपल क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज यानी मैन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज यानी डिपेंडेंट क्लोज को पहचानने की कोशिश करें। तो आप इनमें मेन चीज समझ ही गए होंगे कि इनको कनेक्टिंग वर्ड जो है वो बहुत जरूरी है। जैसे मैं पहला वाक्य आपको एक बार फिर बता देता हूँ, जैसे इट डिपेंड्स ऑन, तो एक ही वाक्य यहाँ से यहाँ तक, और इसके बाद देखिए आप यहाँ पर ये आ गया व्हाट। ठीक है, तो यहाँ से जो ये वाक्य दोनों अलग हो रहे हैं। ठीक है, ये कनेक्टिंग वर्ड हो गया। यू परफॉर्म, तो ये पहला वाक्य इट डिपेंड्स ऑन यानी ये इस बात पर निर्भर करता है व्हाट यू परफॉर्म कि तुम कैसा प्रदर्शन करते हो। तो यहाँ पर ये जो है आपका ये हो गया आपका कनेक्टिंग वर्ड। तो आप जानते हैं कि कनेक्टिंग वर्ड यानी जो सबऑर्डिनेट कनेक्टिंग वर्ड जो होता है इसके बाद जो सेंटेंस आता है वो जो होता है वो क्लोज होता है, वो वाला होता है सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया। और जो दूसरा वाक्य इसका हो गया जो इससे पहले है। ठीक है, तो ये वाला जो क्लोज है इट डिपेंड्स ऑन, तो ये आपका रहेगा प्रिंसिपल क्लोज रहेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये क्या हो गया आपका, ये हो गया प्रिंसिपल क्लोज। तो एक मैंने आपको बता दी। इसी प्रकार आप इसमें भी जो है वो पढ़ करके और अच्छी तरह पहचान करके और पहले वो कनेक्टिंग वर्ड्स जो है वो आप याद करने की कोशिश करें। अगर वो याद हो जाएंगे तो फिर ये आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी इनमें। तो ये ज़रूर आप मुझे लिख कर भेजें, व्हाट्सएप पर सेंड करें, मैं बिल्कुल ज़रूर आपको सेंटेंस चेक करके और रिस्पॉन्ड करूँगा। अब हम नेक्स्ट कुछ बहुत ही ज़रूरी चीज़ों को समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बच्चों समझेंगे नाउन क्लोज को। तो कुछ प्रकार के क्लोजेस का हमारे यहाँ अध्ययन करेंगे, उनमें सबसे पहले नाउन क्लोज। तो आप नाउन यानी संज्ञा को आप जानते ही हैं। तो जैसे किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो इस प्रकार के क्लोज जो किसी वाक्य में, ठीक है, यानी वे क्लोज जो किसी वाक्य में नाउन का कार्य करते हैं। ठीक है, यानी जो नाउन का स्थान लेते हैं
उनको हम क्या कहते हैं, नाउन क्लोज कहते हैं। तो ये आपको थोड़ा सुनकर आश्चर्य लग सकता होगा कि क्या कोई क्लोज यानी कोई उपवाक्य भी जो है वो नाउन का स्थान कैसे ले सकता है, क्योंकि नाउन तो जो है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम होता है। तो बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जो नाउन होते हैं वो कर्ता या कर्म का कार्य करते हैं या प्रीपोजिशन के लिए कार्य करते हैं। तो इसी प्रकार से कुछ क्लोज जो हैं वो भी किसी वर्ब के लिए, क्रिया के लिए वाक्य में जो है वो कर्ता का या कर्म का कार्य कर सकते हैं। तो जब कोई भी उपवाक्य यानी क्लोज जो होते हैं वो जब किसी नाउन का यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का कार्य करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, नाउन क्लोज कहलाते हैं। तो मैं एक उदाहरण देकर के पहले आपको इसको स्पष्ट करता हूँ। जैसे आपने वाक्य देखा होगा, एक सिंपल सेंटेंस जो होता है उसमें हम देखते हैं कि एक वाक्य में एक सब्जेक्ट होता है यानी एक कर्ता होता है वाक्य के अंदर, प्लस एक जो है वो वर्ब होती है टेंस के अनुसार, और प्लस जो है वो ऑब्जेक्ट होता है यानी कर्म होता है, और प्लस में कुछ एटसेट्रा कुछ चीज़ें होती है। तो इस प्रकार से एक वाक्य बनता है। तो हम देखते हैं कि टेंस के अनुसार यहाँ वर्ब होती। तो ये चीज़ जो होती है, ठीक है, ये जो सब्जेक्ट होता है ये एक नाउन होती है हमेशा। आप जानते हैं कि ये नाउन होती है। और जो ऑब्जेक्ट होता है, कर्म होता है, वो भी क्या होती है, एक नाउन या प्रोनाउन होती है। तो ये नाउन हो सकती है या प्रोनाउन भी हो सकती है, और इसी प्रकार से यानी संज्ञा सर्वनाम हो सकती है, और ये भी एक नाउन या प्रोनाउन हो सकती है। एक वाक्य को हम लेकर के देखते हैं, जैसे राम रीड्स अ बुक, रीड्स अ बुक। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राम जो है वो एक सब्जेक्ट हो गया यानी ये कर्ता हो गया। तो यहाँ पर ये एक नाउन हो गई यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई ये। तो ये एक नाउन हो गई और जो सब्जेक्ट का कार्य कर रही है। और यहाँ पर जो बुक है ये भी एक नाउन है। तो ये जो जातिवाचक संज्ञा अपनी जिसको कहते हैं, तो ये भी एक नाउन हो गई। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं। और ये आपके पास यहाँ पर क्या हो गई, वर्ब हो गई। तो लेकिन एक वाक्य मैं आपको यहाँ पर उदाहरण देकर बताता हूँ कि क्लोज जो है वो एक वर्ब के लिए कर्ता या कर्म का कार्य कर सकता है। फिर हम आगे समझते हैं इसको। तो यहाँ पर एक वाक्य मैंने लिखा है, इसको पहले हम देखते हैं कि इसका क्या अर्थ है। दैट ही केम लेट। तो यहाँ पर एक वाक्य आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, दैट ही केम लेट, कि वह देरी से आया। और यहाँ पर वॉज ये एक वर्ब हो गई, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये, तो ये वर्ब हो गई। और वॉज द मेन इश्यू, तो एक यहाँ पर ये एक जो वाक्य हो गया, यहाँ पर ये वाक्य का शेष भाग हो गया। आप देख सकते हैं कि दैट ही केम लेट वॉज द मेन इश्यू। तो मेन इश्यू मतलब ये है कि मेन मुद्दा क्या था, मेन मुद्दा ये था कि वो लेट आया। तो इस प्रकार से ये जो वॉज है, ये जो वॉज है वो किसके अनुसार आया, दैट ही केम लेट, कि वो देरी से आया। वॉज द मेन इशू यानी वो देरी से आया, यही मुख्य बात थी। तो इसके लिए ये वॉज जो है वो किसके लिए आया, दैट ही केम लेट। तो इस प्रकार से ये जो वाक्य है यहाँ पर ये इस वर्ब के लिए, इस वॉज के लिए नाउन का कार्य कर रहा है, क्योंकि ये एक वचन क्रिया लगी है पास्ट की। तो ये किसके लिए लगी, इस वाक्य के लिए लगी। तो इस प्रकार से ये हो गया एक क्लोज हो गया, नाउन क्लोज हो गया, क्योंकि ये किसका स्थान ले रहा है, नाउन का स्थान ले रहा है, कर्ता का स्थान ले रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास नाउन क्लोज इस प्रकार से। और चूंकि ये जो है वो सब्जेक्ट का स्थान ले रहा है, क्योंकि इसके अनुसार वर्ब आई है, तो ये सब्जेक्ट नाउन क्लोज हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये हो गया कर्म, द मेन इशू, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब ये कि एक वाक्य जो है यानी ये क्लोज जो है वो किसी नाउन का भी स्थान ले सकते हैं, उसके अनुसार वर्ब आ सकती है। तो इस प्रकार से नाउन क्लोज वो होते हैं जो किसी वाक्य में नाउन का स्थान लेते हैं। तो यहाँ पर जो नाउन क्लोज होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं। तो ये चूंकि दैट के बाद आया ना, तो दैट के बाद आया, तो इसलिए ये क्या हो गया, एक सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया।
तो इस प्रकार से हम कुछ प्रकार के नाउन क्लोज पढ़ेंगे। लगभग 5 प्रकार के नाउन क्लोज होते हैं। उसमें सबसे पहला होता है सब्जेक्ट नाउन क्लोज। तो उसको सबसे पहले मैं ऐसे कुछ वाक्य लेकर के मैं आपको बताता हूँ। इन सभी चीज़ों को बच्चों आप जो अपनी कॉपी में नोट अवश्य करना। आप एक, मैंने पहले भी कहा था, आप एक नोटबुक लगा लीजिए, इन सभी चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। तो सब्जेक्ट नाउन क्लोज क्या होते हैं? वे क्लोज जो किसी वाक्य की क्रिया के लिए सब्जेक्ट यानी कर्ता का कार्य करते हैं। और इस प्रकार के जो क्लोज होते हैं वो क्या होते हैं? सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं। और जो बचा हुआ भाग होता है वो मेन, यानी पूरा एक वाक्य होता है उसमें ये सब्जेक्ट का कार्य करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के क्लोज जो होते हैं वो सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं। यहाँ एक वाक्य देखिए, व्हाट ही सेड। तो यहाँ पर अब यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं कि एक वाक्य है, व्हाट ही सेड यानी जो कुछ उसने कहा। प्लीज्ड मी, तो यहाँ पर आप देखिए ये एक वर्ब है पास्ट टेंस की। प्लीज्ड का मतलब है कि इससे मुझे खुशी हुई, यानी मुझे इससे प्रसन्नता मिली। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर। तो व्हाट ही सेड प्लीज्ड मी यानी जो कुछ उसने कहा उससे मुझे प्रसन्नता महसूस हुई। तो इस वर्ब के लिए आप देख सकते हैं कि ये वाक्य एक सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। ठीक है, मुझे प्रसन्नता किस बात से हुई? व्हाट ही सेड, इस बात से हुई थी। ये पूरा वाक्य जो है वो इस वर्ब के लिए क्या कर रहा है? सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, कर्ता का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया आपका सब्जेक्ट नाउन क्लोज हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है वो किसी वर्ब के लिए जब कोई क्लोज सब्जेक्ट का कार्य करता है तो इसको बोलते हैं सब्जेक्ट नाउन क्लोज। ठीक है, तो इसका जो है वो 1-2 उदाहरण जो मैं लास्ट में आपको जब कुछ प्रैक्टिस के लिए वाक्य दूंगा तो उसमें भी बताऊंगा। और आप जरूर जो कुछ दिए गए वाक्यों को आप मुझे सॉल्व भी करके भेजना। अब हम दूसरे प्रकार के नाउन क्लोज पर चलते हैं। यहाँ आप सबसे पहले सब्जेक्ट नाउन क्लोज का जो वाक्य का प्रारूप होता है उसको देख लीजिए आप, फॉर्मूला। तो उसमें क्या होता है कि पहले एक सब्जेक्ट नाउन क्लोज होता है प्लस एक वर्ब होती है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट का सेंटेंस होता है, बाकी बचा हुआ भाग होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप कुछ और शब्द भी हो सकते हैं, ETC ले सकते हैं, एटसेट्रा जो भी हो। तो लेकिन यहाँ पर वर्ब से पहले का जो ये हिस्सा होता है ये होता है सब्जेक्ट नाउन क्लोज। ठीक है, अब देखिए आप ऑब्जेक्ट नाउन क्लोज को। तो ऑब्जेक्ट यानी जो ऑब्जेक्ट का कार्य करते हैं, यानी वे क्लॉजेस जो किसी वाक्य की क्रिया के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करते हैं, यानी कर्म का जो कार्य करते हैं, ऑब्जेक्ट नाउन क्लोज होते हैं। और ये भी सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने एक वाक्य लिखा है कि आई डोंट नो। तो इसका पहले तो इतना अर्थ ये है कि आई डोंट नो यानी मैं नहीं जानता। व्हेन ही विल कम, कि वो कब आएगा, तो ये मैं नहीं जानता हूँ। तो मैं क्या नहीं जानता हूँ, वह कब आएगा ये मैं नहीं जानता हूँ। तो ये नो जो वर्ब है यहाँ पर, ये एक वर्ब हो गई जानना। तो मैं क्या नहीं जानता हूँ कि वो कब आएगा और ये मैं नहीं जानता हूँ। तो ये यहाँ पर जो इतना वाक्य है ये जो है वो इस क्रिया के लिए क्या कर रहा है? एक ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट नाउन क्लोज। आप देख सकते हैं कि जो क्या का जवाब देते हैं वही जो कर्म होते हैं, जैसे आई डोंट नो यानी मैं क्या नहीं जानता हूँ, व्हेन ही विल कम यानी वो कब आएगा ये मैं नहीं जानता हूँ। तो जो क्या का उत्तर होता है वही कर्म होता है, यानी मैं नहीं जानता हूँ कि वो कब आएगा। तो ये जो इस नो की क्रिया के लिए ये जो वाक्य है, यानी ये जो क्लोज है उपवाक्य है व्हेन ही विल कम, ये ऑब्जेक्ट नाउन क्लोज हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है वो ऑब्जेक्ट का जो स्थान लेते हैं जो क्लोज वो होते हैं ऑब्जेक्ट नाउन क्लोज। ठीक है, एक वाक्य मैं और लेकर के आपको यहाँ पर बताता हूँ। ये वाक्य है कि ही शॉड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक वर्ब है, शॉड यानी दिखाया या प्रदर्शित किया। तो ये एक वर्ब हो गई। ही शॉड यानी उसने दिखाया। व्हाट ही ब्रॉट यानी जो कुछ वो लाया वो उसने दिखाया, शो किया उसने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो वाक्य है इतना क्लोज जो है तो इस वर्ब के लिए जो है वो कर्म का कार्य कर रहा है। तो ये भी हो गया ऑब्जेक्ट नाउन क्लोज। ठीक है, ऑब्जेक्ट नाउन क्लोज हो गया। यानी इस
क्रिया के लिए कर्म का कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट नाउन क्लोज होते हैं उनका जो सेंटेंस का पैटर्न होता है उसमें क्या होता है कि एक सब्जेक्ट होता है वाक्य के अंदर, ठीक है, प्लस उसमें क्या होगी, उसके बाद एक वर्ब होगी, प्लस यहाँ पर क्या आएगी, ऑब्जेक्ट नाउन क्लोज आएगी। ऑब्जेक्ट सीधा ऑब्जेक्ट नहीं होकर के एक ऑब्जेक्ट नाउन क्लोज होगी। एक ऐसा वाक्य होगा जो ऑब्जेक्ट नाउन क्लोज का यहाँ पर कार्य करेगा। एक ऐसा क्लोज होगा जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कार्य करेगा। तो इस प्रकार की पैटर्न होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट नाउन क्लोज। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि आप जो है वो सब्जेक्ट नाउन क्लोज और ऑब्जेक्ट नाउन क्लोज को समझ पा रहे होंगे। आप इन चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट कीजिए और उन सभी शब्दों को जो सबऑर्डिनेट क्लोजेस को जोड़ते हैं, क्योंकि ये बहुत निर्णायक होते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर व्हाट का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर व्हेन का प्रयोग हुआ है। नहीं, हर क्लोज के अंदर जो हर वाक्य में जो क्लोज की पहचान के लिए कनेक्टिंग वर्ड जो है वो आपको बहुत अच्छी तरह लर्न होने बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ बच्चों तीसरे प्रकार के जो नाउन क्लोज होते हैं वो होते हैं ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशंस जो होते हैं जैसे ऑन, ऑफ, अबाउट, ऐसे फॉर वगैरह बहुत सारे काफ़ी प्रीपोजिशन होते हैं जो आपने पीछे कक्षाओं में पढ़े होंगे। तो या हम जब भी कोई वाक्य पढ़ते हैं जैसे जितने भी सारे, जैसे ये टू अपने आप में एक प्रीपोजिशन है, तो टू, ऑफ, ऑन, बिफोर, आफ्टर, ये अबो, बिलो, ये सभी क्या होते हैं, प्रीपोजिशंस होते हैं। तो वे क्लोजेज जो वाक्य में किसी प्रीपोजिशन के लिए जो है वो ऑब्जेक्ट का कार्य करते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन होते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने जो वाक्य लिखे उनका आप गौर से सुनिए। देखिए आप यहाँ पर जैसे एक वाक्य लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली यानी ध्यान से सुने, टू, तो यहाँ पर ये होगी प्रीपोजिशन, ठीक है। टू व्हाट आई से यानी किस बात को गौर से सुनना है, टू व्हाट आई से यानी जो मैं कहता हूँ उसको गौर से सुनना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो वाक्य हो गया या ये जो क्लोज हो गया, ये आपके पास हो गया ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। तो यानी ये इस प्रीपोजिशन को कर रहा है कि लिसन टू, तो टू यानी किस बात को सुने आप, व्हाट आई से यानी जो मैं कहता हूँ उसको गौर से सुने। तो इसके लिए ये जो है वो टू के लिए वाक्य जो है वो ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो इसको अपने कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन, ठीक है। तो इसमें एक वाक्य यहाँ पर और देख सकते हैं कि इट ऑल डिपेंड्स यानी ये सब कुछ निर्भर करता है ऑन, यानी इस बात पर निर्भर करता है। ऑन किस बात पर निर्भर करता है कि हाउ ही टॉक्स, कि वो किस प्रकार से बात करता है। तो यहाँ पर ये जो वाक्य हो गया यानी किस बात पर निर्भर करता है। तो ऑन के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य कौन कर रहा है, यहाँ पर हाउ ही टॉक्स, कि वो बात कैसे करता है, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर ये भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन हो गया। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो है आपको समझ में आ रही होगी और अपने कॉपी में इनको अच्छी तरह नोट करें और पहचानना सीखें। लेकिन ये कनेक्टिंग वर्ड देखो, यहाँ पर व्हाट आ गया, यहाँ पर हाउ आ गया, इनको आप जो अच्छी तरह याद रखें ताकि इनके बाद के वाक्य को आप आराम से जो है वो पहचान सकते हैं। और ये भी जो व्हाट आई से, ये भी एक सबऑर्डिनेट जो है क्लोज है, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया। और ये वाला जो है हाउ के बाद आया, चूंकि ये भी क्या हो गया, एक सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के नाउन क्लोज हमने अभी तक पढ़े हैं और कुछ इसके 2 प्रकार के और हैं और कुछ आगे के जो नाउन क्लोज हैं वो मैं आपको कुछ और क्लोजेस के प्रकार हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अब मैं कुछ वाक्य यहाँ पर आपके लिए छोड़ रहा हूँ, तो आप उनको गौर से पढ़ेंगे और उनमें किस प्रकार के क्लोजेज आए हैं जो आज हमने 3 प्रकार के पढ़े हैं, उनमें से किस प्रकार के ये आप मुझे व्हाट्सएप पर ज़रूर लिख के भेजें और अपनी कॉपी में भी उनको नोट करें और उनके आंसर भी नोट करें ताकि आपको चीज़ें सीखने में आ सके और परीक्षा में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ये है आपके लिए 5 वाक्य जो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको यहाँ पर दिए। वेयर सी लिव्स इज नॉट नोन, कि वह कहाँ रहती है ये कोई नहीं जानता। हाउ ही रिटर्न्ड हियर, वह यहाँ कैसे लौटा
वॉज ए मिस्ट्री, ये एक रहस्य है, ये एक रहस्य था, वॉज यहाँ पर आ गया। तो राम टोल्ड दैट ही वाज नॉट गोइंग, तो राम ने बताया कि वह नहीं जा रहा था। द टीचर एक्सप्लेन, तो टीचर ने समझाया, हाउ थिंग्स वर्कड, की चीज़ें कैसे काम करती थी। टेक केयर अबाउट, इसका ध्यान रखें कि व्हाट ही डज देयर, कि वो वहाँ पर क्या करता है, इसका ध्यान रखें। तो इस प्रकार से ये 5 वाक्य, इसमें मैंने आपको जो 3 प्रकार के नाउन क्लोजेस बताएं। तो आपको इन वाक्यों गौर से पढ़ करके इनमें जो नाउन क्लोज आए कि सब्जेक्ट नाउन क्लोज है तो कौन है इसमें, कि कौन सा भाग है जो सब्जेक्ट नाउन क्लोज है, या कौन सा भाग है जो ऑब्जेक्ट नाउन क्लोज है, और कौन सा भाग है जो ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो आप इनको आंसर लिख करके मुझे व्हाट्सएप पर जरूर सेंड करें, और पूरा वाक्य, पूरे जो वीडियो को गौर से देखा करें, स्किप नहीं करें बिल्कुल ही, और अपने रजिस्टर में नोट जरूर करें ताकि आपके नोट्स अच्छी तरह तैयार हो सकें। तो बच्चों वीडियो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।